बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं ABHT फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर है आयकर। तो इसमें आप आज अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इससे पहले आपने आयकर के बारे में, इस पेपर के बारे में पढ़ा। परिभाषिक शब्द जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था करदाता के निवास स्थान का निर्धारण, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, हाउ टू डिसाइड, ये नियम थे। फिर उसके बाद आपको मैंने 5 आय के शीर्षक बताए थे, जिसमें पहला आय का शीर्षक था इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। दूसरा था आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अब ये तीसरा शीर्षक जो है आपका है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पेशे शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर के बारे में और बताया है, जिसका शीर्षक था ह्रास एवं अन्य प्रावधान, डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। तो वो इससे पहले वाला जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, वो इसलिए ज़रूरी था कि इस पाठ में, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला जो पाठ आपका है, इसमें उस पाठ की जो नॉलेज है वो इसमें काम आएगी। क्योंकि आयकर नियमों के अंतर्गत संपत्तियों पे जो ह्रास स्वीकृत होता है उसको अलाउड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अलाउड के अलावा अगर डेप्रिसिएशन दिखाया गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो उसको डिसअलाउड अस्वीकृत ह्रास कहा जाता है। तो ये जो शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें आपको क्या है कि ये आय का सबसे बड़ा शीर्षक है। कारण कि आपने देखा कि जो आयकर की जो आमदनी गवर्नमेंट को होती है, वो ज़्यादातर व्यक्ति क्या है, वेतन में इतने व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में इतने कार्य करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों को आप देखोगे जिसके कोई नौकरी नहीं है, कोई मकान किराए पे नहीं देता है, कोई अन्य आय नहीं है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। जिसको सर्विस नहीं मिलती, जिसके पास मकान किराए देने के लिए नहीं है, न कोई अदर सोर्स की इनकम है, तो फिर वो क्या करते हैं, चलो भाई दुकान खोल लेते हैं, कोई कंपनी बना लेते हैं, व्यवसायदारी संस्था बना लेते हैं। तो ये जो व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक का जो हेड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि एक व्यवसायी जो है उसके किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, व्यवसाय में जो लाभ कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये जो प्रोफेशन है, पेशे, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कई आदमी किसी प्रकार का कोई सामान न बेच करके अपने विशिष्ट ज्ञान, अपनी विशिष्ट नॉलेज की वजह से वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनको अपन प्रोफेशनल्स कहते हैं, प्रोफेशनल पर्सन, पेशेवर व्यक्ति, जैसे आपके डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, टैक्स कंसल्टेंट है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। तो इनके जो प्रोफेशन से जो इनकम होती है वो भी इस तीसरे हेड के अंदर ही सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, व्यवसाय, बिजनेस और प्रोफेशंस। और इसके अलावा जो सट्टे की, जो स्पेकुलेशन की जो इनकम है, वो भी इसी शीर्षक के अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के शीर्षक में आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है, किस तरह से इसकी टैक्सेबल इनकम निकाली जाए। तो इसके लिए क्या है कि 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, उसमें 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसमें एक सिचुएशन है कि व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है बिजनेस प्रोफेशन शीर्षक से, उसमें आपने देखा कि लाभ हानि खाता दिया हुआ और अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं, या अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है
तो उसका आपको लाभ आने की जगह क्या मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और अतिरिक्त सूचनाएं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये मैंने एक छोटा सा स्पेसिमन और एक फार्मूला सा बनाया है कि जिसके आधार के ऊपर आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये जो विधि है, मेथड है, ये कब काम आता है कि जब आपने क्वेश्चन में देख लिया कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है, आर्थिक सूचना दी हुई है, तो आपको इस विधि को, इस फार्मूले को अपनाना है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसको उठाइए और यहाँ स्टेटमेंट बना लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर, जिसका भी नाम है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। फिर उसके बाद लिखिए आप नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखिए। अगर मान लो आप कहते हो साहब नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, तो फिर आप यहाँ माइनस का निशान लगा लीजिए। लिखिए ऐसे ही नेट प्रॉफिट एज मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और अमाउंट जो लिखोगे ना तो वहाँ आप क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है उसकी डेबिट साइड को देखिए। आप डेबिट साइड को देखिए, और डेबिट साइड को देखने के बाद आपको क्या करना है कि डेबिट साइड में खर्चे होते हैं, ये आप सबको पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब इसमें से आपको क्या करना है कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस एज स्वीकृत वे, ऐसे वे जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत डिसअलाउड हैं, अलाउड नहीं हैं, उनको वहाँ से आपको चुनना है। और सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस को आप हेडिंग लगाएंगे एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं उन सबको यहाँ लिख लीजिए, इनर कॉलम में उनका जोड़ मार लीजिए और फिगर को बाहर ले जाइए। तो इस नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस को जोड़ लीजिए, ये फिगर आपका आ जाएगा। अब बात आती है कि साहब डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन से हैं। अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या होता है कि व्यापार चलाने के लिए जो सामान्य खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उनको अलाउड एक्सपेंसेस कहा जाता है। बिजनेस चलाने के लिए खर्चे होते हैं, सैलरी देनी पड़ती है स्टाफ को, टेलीफोन का खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का है। तो ये जितने खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कैरिज का है, फ्रेट का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ये सारे खर्चे अलाउड होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपने पूंजीगत खर्चा किया है तो वो डिसअलाउड होगा। और फिर व्यवसायी जो व्यापार का मालिक है उससे के कोई व्यक्तिगत खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, वो भी डिसअलाउड होंगे। और कोई प्रोविजन है, कोई रिजर्व है, वो भी क्या डिसअलाउड होगा। कोई डोनेशन है, चैरिटी है, वो भी डिसअलाउड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो व्यापार के सामान्य खर्चे हैं आयगत, वो अलाउड, और जो पूंजीगत है वो डिसअलाउड, और व्यापार के मालिक के जो खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस है जिनको बिजनेस में दिखाया गया वो डिसअलाउड है। और इसके अलावा कोई रिजर्व है, कोई प्रोविजन है, तो वो भी डिसअलाउड होगा। इसके अलावा कोई डोनेशन है, कोई चैरिटी है, वो भी डिसअलाउड होगा। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, ये तो मैंने एक मोटा मोटा आपको कुछ एग्जाम्पल दिया कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये खर्चा अलाउड है, ये डिसअलाउड है, ये स्वीकृत है, ये अस्वीकृत है। लेकिन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इनकम टैक्स की किताब है, उसके अंदर लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, एक्सपेंसेस अलाउड और एक्सपेंसेस डिसअलाउड। तो स्पष्टतः स्वीकृत व्यय आपको याद करने हैं और स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा कुछ खर्चों के बारे में आयकर प्रावधान में ये दिया हुआ है कि वो पार्शियली अलाउड और पार्शियली डिसअलाउड, आंशिक रूप से कर योग्य और आंशिक रूप से कर मुक्त।
तो ऐसे जो खर्चे हैं उनकी डिटेल भी आपको दी हुई है किताब के अंदर, जिसका मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस का, और पार्शियली और ये अलाउड एक्सपेंसेस का, पार्शियली अलाउड और डिसअलाउड का। क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें आपको महत्वपूर्ण ये है कि खर्चों के बारे में आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा कि व्यवसाय के कौन कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, कौन से अंशतः अलाउड और अंशतः डिसअलाउड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब प्रॉफिट लॉस के डेबिट में से आपने डिसअलाउड खर्चों को छांटा, सबको इनर कॉलम में जोड़ा, यहाँ का टोटल मारा, और इसको आप जोड़ लीजिए DFC पर। फिर आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको क्वेश्चन में दिया उसकी क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे कि ऐसी इनकम देखेंगे जो इस हेड से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस शीर्षक से वो इनकम रिलेटेड नहीं है, उसको छांटेंगे और हेडिंग लगाएंगे लेस इनकम्स नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। उसको सारी इनकम्स को इनर कॉलम में जोड़ लीजिए और टोटल बाहर ले जाइए और इस फिगर में से इसको घटा दीजिए। तो ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है जो इस शीर्षक की नहीं है? कई बार आप देखते हो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ रहता है, ठीक है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है। इसी तरह से इनका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये अदर सोर्सेज की होती है। तो ऐसी आय जो इस शीर्षक से संबंधित नहीं है उसको आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं स्टेटमेंट, इसमें उसको सारी नॉन चार्जेबल इनकम इन कॉलम में जोड़ के और ये जो ऊपर का टोटल है उसमें से घटा देंगे। फिर आपके अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अतिरिक्त सूचनाओं में आपको एग्जामिनर क्या करेगा, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देगा कि इस बिजनेस के अंदर ऐसा भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ ऐसी हुई है। तो उन अतिरिक्त सूचनाओं को पढ़ करके आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट में उनका भी एडजस्टमेंट करना है, उनका भी एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि जो व्यापारी ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया अपने हिसाब से, उसको आपको चेक करना है कि आयकर प्रावधानों का पालन करते हुए जो नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए वो कितना है और व्यापारी ने कितना दिखाया है, व्यापारी ने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया है क्या वो सही है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को रीएडजस्ट करेंगे आयकर प्रावधानों का पालन करते हुए। अब मान लो अतिरिक्त सूचना में आपको दिया हुआ है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी व्यापारी ने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको अंडर वैल्यू किया। तो आपको पता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करेगा तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स के नीचे दिखाते हैं। और अगर सेल्स को आपने कम दिखाया तो लाभ घटेगा। इसी तरह से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया तो लाभ घटा हुआ, तो आप क्या करेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे जितने से कम दिखाया हुआ। तो लिखेंगे एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करना है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अगर ये अतिरिक्त सूचना में कोई ऐसी बात है तो इसीलिए मैंने इस स्पेसिमेन में इसमें इसको इंक्लूड किया है। फिर आप क्या करेंगे कि अतिरिक्त सूचनाओं में कई बार क्या होता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रॉफिट लॉस के नीचे दी हुई है उसमें आपको क्या करना है कि बहुत से खर्चे ऐसे बताए जाते हैं जो अलाउड होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में उनको नहीं दिखाया गया है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट लॉस दे रखा है उसमें उनको दिखाया नहीं गया है। तो आप क्या करेंगे, फिर हेडिंग लगाएंगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सभी खर्चों को कोई ऐसा खर्चा है जो अलाउड है, व्यापारी प्रॉफिट डेबिट नहीं दिखाया, तो इनर कॉलम में जोड़ के उसको आप हटा देंगे। इसी तरह से इसमें एक चीज़ और आती है, वेटेड डिडक्शन होती है, कई बार क्वेश्चन में दी हुई रहती है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज के लिए हैं, तो वेटेड डिडक्शन के अंदर जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा की डिडक्शन मिलती है। तो वेटेड डिडक्शन का भी अगर पॉइंट अगर क्वेश्चन में है तो एक बार जिस चीज़ साइंटिफिक रिसर्च जो खर्चा किया है उसको एक बार डिसअलाउड कर लीजिए और फिर उसका वेटेड डिडक्शन नीचे आप लेस कर सकते हैं, लेस वेटेड डिडक्शन फॉर सच एंड सच थिंग्स।
जैसे मान लो 150% वेटेड डिडक्शन है, 100 रुपये खर्चा करो 150 की छूट मिलेगी, तो एक बार खर्चे को डिसअलाउड किया, नीचे 150 घटा दिया, उसको बोलते हैं वेटेड डिडक्शन। पहले आपने पुराने टाइम में 1:1/4 1/4 की वेटेड डिडक्शन मिलती थी। खर्चे को अलाउड किया जो था 10,000 को, और नीचे 1:4 का मतलब 12,500 नीचे अलाउड, ऊपर 10 डिसअलाउड को जोड़ा, 12,500 अलाउड। ये वेटेड डिडक्शन का पॉइंट हुआ। फिर उसके अलावा आपको दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन का अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है सूचना, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह आपका क्या वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और अगर मान लो डेफिसिट है तो सरप्लस एज पर इनकम टैक्स, सरप्लस एज पर इनकम एंड अकाउंट लिख करके, सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख करके, या माइनस में फिगर लिखना अगर डेफिसिट है तो इस तरह से ये आप एडजस्टमेंट करने के बाद जो नीचे आपकी ये जो इनकम बचेगी यहाँ, उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये आपको कब फार्मूला अप्लाई करना है, जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका एक दूसरा जो फार्मूला है बी, जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ है, ना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट, या रोकड़ सारांश दी हुई है, और अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं। तो उस समय आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार किया जाए। तो ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया, मेथड बताया है, ये तो तब काम आएगा जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम टैक्स अकाउंट और अतिरिक्त सूचना दी हुई है। और दूसरा जो फार्मूला है बी, फार्मूला जो बी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको किस स्थिति में लागू करना है, जब आपको क्वेश्चन में रोकड़ का सारांश दे रखा है, या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, या कैश बुक या कैश अकाउंट दे रखा है, या बैंक अकाउंट दे रखा है, और अतिरिक्त सूचनाएं हैं। तब आप क्या करेंगे कि स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ सच एंड सच प्रोफेशनल पर्सन, और फिर उसमें क्या लिखेंगे कि जितनी उसकी ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम है, उस व्यवसाय से जो उसकी आयगत रेवेन्यू इनकम है, उससे शुरुआत करेंगे, और उसमें से आपको केवल क्या करना है, एक ही चीज लेस करनी है, लेस एक्सपेंसेस अलाउड। तो जो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स उसकी है, या उसके पैसे से, जो उसके प्रोफेशन से जो इसकी रेवेन्यू इनकम है, उसको जोड़ लीजिए, और उसमें से आपको क्या घटाना है, केवल स्वीकृत व्यय, लेस एक्सपेंसेस अलाउड। अब मान लो एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर के क्या है कि एक तो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में उसके क्या होगी, दवाई बिक्री करेगा, कंसल्टेशन फीस है वो होगा, और विजिटिंग फीस, दूसरी जगह जाके रोगी देखेगा उसको। तो ये तीन तरह की उसको इनकम हुई, कंसल्टेशन फीस, सेल ऑफ मेडिसिन और विजिटिंग। अब तीनों को जोड़ दो और उसमें से लेस एक्सपेंसेस अलाउड, जो उसके अलाउड खर्चे उनको माइनस कर दो, तो उसकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये जो पार्ट है, इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि किस तरह से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन निकाली जाएगी। दो फार्मूले मैंने आपको बताए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो तब लागू होता है जब आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम टैक्स अकाउंट क्वेश्चन में दिया रहती सूचना है, और दूसरा तब लागू होता है जब आपको किसी व्यवसाय की जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या कैश बुक, कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट, रोकड़ समरी दी हुई है और अतिरिक्त सूचना है। तो फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। इसमें क्या है, बहुत छोटा फार्मूला है, रेवेन्यू इनकम में से एक्सपेंसेस अलाउड माइनस करने हैं। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कशन करूंगा या पीडीएफ भेजूंगा कि कौन कौन से खर्चे अलाउड, कौन से डिसअलाउड, कौन से अंशतः स्वीकृत और अंशतः अस्वीकृत। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।